दोस्तों प्रणाम। आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य नहीं, परंतु इस वीडियो में मैं एक राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं हूं, एक तटस्थ नागरिक और बुद्धिजीवी के रूप में 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसके विषय में बात करना चाहता हूं। आप इसे मेरा विचार या भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। वीडियो पूरी देखें, यदि अच्छी लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक इसलिए देखें कि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बहन मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो मैं एक तटस्थ नागरिक के रूप में कि इन तीनों में से यदि चुनना हो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तो किसे चुनना पसंद करेंगे, और मेरा चयन जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उनके गुणों पर निर्भर है, उनके गुणों पर आधारित है, उनकी नेतृत्व क्षमता पर आधारित है। उन्होंने सत्ता में रहते हुए किस प्रकार का व्यवहार किया उस पर आधारित है। क्योंकि ये कहावत है, यदि किसी व्यक्ति के मूल स्वभाव, मूल चरित्र, उसकी ईमानदारी की गणना, उसकी मानवतावादी दृष्टिकोण की तुलना, उसका निर्भीकता, उसकी निर्णय क्षमता, उसकी नेतृत्व क्षमता को देखना चाहते हैं तो उसे सत्ता, अधिकार और ताकत दे दीजिए। तो जिन तीनों महान नेतृत्वकर्ताओं का मैंने नाम लिया उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तीनों को समय समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद प्रदान किया है। इनमें बहन मायावती जी लगभग 3 बार, माननीय अखिलेश यादव जी एक पूरा कार्यकाल और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी अपना कार्यकाल सुचारू रूप से चला रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी पार्टी के विषय में भी बात करूंगा, एक ऐसे चेहरे के विषय में भी बात करूंगा। कांग्रेस में माननीय राहुल गांधी जी हैं। राष्ट्रीय लोकदल एक क्षेत्रीय पार्टी है जो इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी विगत स्वर्गवास हो गया उनका, खो दिया है, और युवा कंदो माननीय श्री जयंत चौधरी जी पर उनकी पार्टी का कार्यभार आ गया है। वीडियो की शुरुआत में हम केवल 3 लोग, क्योंकि सत्ता की बात आई कि सत्ता सौंपो तब उनका मूल चरित्र सामने आएगा, तो इस वीडियो के बनाने के पीछे विगत सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, और इस दौरान पूरे प्रदेश में न तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं कोई केक काटी, न कहीं उन्होंने कोई बड़ा सेलिब्रेशन किया, और न ही उनके समर्थकों ने इस प्रकार का कोई कृत्य किया। क्यों? क्योंकि उनके समर्थकों को इस प्रकार का किसी भी उत्सव की मनाही थी। मैं अपनी वार्ता के पक्ष में यदि तथ्य रखूं, आंकड़े रखूं, तो वीडियो बोर हो जाएगी। जो सबके सामने स्थिति होती है उसके लिए कोई तथ्य, कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो छोटी बनानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा उदाहरण यहां देना उचित प्रतीत नहीं होता है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, बेहद शालीनता से, मुझे लगता है उन्होंने जन्मदिन मनाया ही नहीं, हमने कोई केक नहीं काटी। लेकिन यदि 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों जो अपनी अपनी पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, उनका सेलिब्रेशन जब वो सत्ता में थे किस प्रकार उन्होंने किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक दलित चिंतन और दलित उत्थान का नेतृत्व करती हैं बहन मायावती जी, और एक सामाजिक उत्थान, समाजवाद के नेतृत्व करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। दलित चिंतन और समाजवाद दोनों के दोनों राजतंत्र के
किलेनुमा व्यवस्था का विरोध हमेशा करते आए हैं। उसी के आधार पे इनका जन्म हुआ कि राजतंत्र में राजाओं के द्वारा समस्त प्रजा का शोषण किया जाता था और वो बहुत ही राजसी तामसिक जीवन जीते थे। तो आप देख सकते हैं जब अखिलेश यादव जी या उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी के तो जन्मदिन पे विक्टोरिया की बग्गी मंगाई गई थी, क्या यह पैसा माननीय अखिलेश यादव जी या आजम खान जी ने अपनी जेब से खर्च किया, अपनी नौकरी से? नहीं, प्रदेश की सरकारी खर्चे पर यह जन्मदिन मनाए जाते थे। माननीय बहन मायावती जी बहुत बड़ा पुरस्कार ग्रहण करती थी और नस्मुद्दीन सिद्दीकी जी कहते थे कि हर बार इसी तरह से पैसे दूंगा उनके जन्मदिन पर। तो यदि तीनों को सत्ता दी गई, तीनों के मूल स्वभाव का केवल उनके जन्मदिन के आयोजन से ही तुलना कर ली जाए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बेहद साधारण गरीब और सामान्य आदमी को किस व्यक्ति को अपने नेतृत्व के रूप में चुनना चाहिए। दूसरी घटना जिसे योगी आदित्यनाथ जी को मेरी नजरों में वास्तविक संत साबित कर दिया, वह घटना थी विगत वर्ष उनके पिता का कोरोना काल में देहांत हुआ। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यदि चाहते पूरा प्रदेश थम जाता और उनकी अंत्येष्टि बहुत भव्य रूप से की जाती, लेकिन संत ने अपनी संतई का परिचय देते हुए कोरोना काल के प्रोटोकॉल के अनुरूप ही बेहद सामान्य तरीके से, जैसे सबके लिए जो गाइडलाइन बनी हुई थी, उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए उनकी अंत्येष्टि संपन्न कराई। ये दोनों चीजें माननीय योगी आदित्यनाथ को अपने विपक्षियों के समक्ष बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती है एक सामान्य नागरिक की नजरों में। हाँ, हमारे प्रदेश और देश बल्कि पूरे विश्व में जातिवाद और धर्म का जहर अभी इतना ज्यादा हो रहा है कि बहुत सारी वोटिंग जाति के आधार पर होती है, परंतु जैसे जैसे पढ़ना विवेकशील लोगों का समाज में संख्या बढ़ती है तो फिर उनका चयन भी जाति धर्म से ऊपर उठकर विवेकशील होता रहता है। अगर इसी तारतम्य में देखा जाए तीसरी अगर शर्त देखी जाए व्यक्तित्व के रूप में, दलित उत्थान, दलित चिंतन के नाम पर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनते ही इतने बड़े बड़े किले नुमा अपने आवास और दफ्तर बनाए, जिनसे दलित जिन महलों और किले नुमा और उसमें रहने वाले लोगों पर यह आरोप लगाया जाता था कि दलितों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। बहन मायावती जी ने भी उनसे भी बड़े किले बनाए और अपने दलितों से, जिनके लिए वो उस सत्ता पर पहुंची थी, उनसे बहुत दूर हो गई। सामान्य दलित के लिए बहन मायावती जी से मिलना असंभव था। अभी कोरोना काल में बहन मायावती जी ने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बात पूछी कि सरकार गाएं गाएं कर रही है, अस्पताल नहीं बनाए। तो मैं उस कॉल में पहुंच गया जब बहन माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो वे जिस गांव या जिस जिले में विजिट करती थी, वहां पर डीएम उन दलित बस्तियों में पानी छिड़कवाना, चूना डलवाना, झाड़ू लगवाना का काम करते थे। और मेरे जो दलित मित्र हैं, दलित बौद्धिक लोग, वो जो सामान्य दलित थे बेचारे, जो सोच नहीं पाते इतने ज्यादा अच्छे से, उनको कहते, देखा दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनवा दिया तो डीएम से झाड़ू लगवा दी ना, इसी बात पे खुश हो जाते थे। उनको इसी बात पे खुश कर लेते, क्योंकि वो सीधी भोली भाली जनता है। ठीक इसी प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में उनके पिता का जन्मदिन विक्टोरिया की बग्गी मंगाई गई रामपुर। देखते आप सब जानते हैं कितना पैसा लगाया गया। और जो मंत्री थे उनमें आजम खान जी इस समय शायद बीमार हैं, भगवान उनको स्वास्थ्य प्रदान करें। तो वो कहा करते थे डीएम है, इससे जूतों की पॉलिश करवा देंगे। तो उनके लोग इसी से खुश हो जाते थे, क्योंकि उन लोगों ने पूछा ही नहीं आप अस्पताल क्यों नहीं बना रहे,
अरे काशीराम, माननीय काशीराम जी को, अम्बेडकर जी को अगर श्रद्धांजलि देनी है तो उनके नाम पर नए विश्वविद्यालय बनाओ, नए महाविद्यालय बनाओ, नए कॉलेज और नए अस्पताल बनाते। एक शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय बना लखनऊ में, मेरे याद है मायावती जी के कार्यकाल में, तो उसमें सतीश मिश्रा जी की भूमिका है, वो उनकी माता जी के नाम पर बना हुआ है। उनमें भी बहन मायावती जी का विचार शायद नहीं था। फिर दूसरी बात आई, दोनों ने अपने अपने किले नुमा बनाए। सफाई महोत्सव होता है, लेकिन यदि योगी आदित्यनाथ जी को देखें, उन्होंने अब तक अपने लिए कोई किले नुमा आवास नहीं बनाया। उन पे कोई ऐसा आरोप ही नहीं है कि उन्होंने अपने लिए बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं जोड़ ली हो। तो यहां भी दोनों विपक्षियों की तुलना में माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहीं श्रेष्ठ साबित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से वीडियो ज्यादा लंबा ना बनाते हुए एक चौथी बात हम बात करेंगे कि विदेश में, अमेरिका, यूरोप में और इवन जेएनयू में भी ये फॉलो होता है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं उन दोनों के बीच में ओपन स्टेज में चर्चाएं होती हैं, उनसे प्रश्न पूछती है जनता, समस्याएं पूछती है और उनके हल उनसे पूछा जाता है। यदि इस बात पे भी, इस चीज पे भी इन तीनों नेतृत्वकर्ताओं को, इन तीनों लीडर्स को मंच पर खड़ा किया जाए तो आप स्पष्ट रूप से एक सामान्य नागरिक भी देख सकता है। बहन मायावती जी, जो मैं बचपन में था, छोटा था, तब वो फील्ड में काम करती थी, बहुत अच्छी वार्ताएं करती थी, लेकिन आज उन्हें एक लाइन भी है पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना आइसोलेट कर दिया है। दलित चिंतन के इस समय वो निम्न स्तर पर ले आई है। और मुझे अफसोस हो सकता है कि जब वो, उस समय मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, जब वो पहले बार मुख्यमंत्री बनी तो लगता था कि भविष्य की प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को किले में और जनता से दूर इतना कर लिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना भी अब असंभव है। हाँ, क्योंकि जाति के आधार पर कुछ और जरूर उनको फिक्स हैं, वो मिल सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये अखिलेश यादव जी, यदि तर्क और वितर्क की बात करें, इसी चरित्र के इसी दृष्टिकोण पर तुलना की जाए कि वह नेतृत्व क्षमता है नहीं है, अपने मुख्यमंत्री काल में कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेते हैं, ऐसे काम कर लेते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को भी उनको डिफेंड करना कठिन हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए। जैसे कि एक बार था कि शाम के समय 7 बजे बाद लाइट काट दी जाएंगी, सब बंद कर दी जाएंगी ताकि लाइट बच जाए। उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, नेक्स्ट डे उसको वापस लेना पड़ा। अभी कोरोना के टीके पे कहा कोरोना का टीका लगवाएंगे, और फिर अभी टीका लगवाना पड़ा। इस प्रकार की हल्की बातें और तर्क वितर्क, मुझे नहीं लगता माननीय योगी आदित्यनाथ को ये दोनों जो उनके विपक्षी हैं नेता कहीं भी उनके सामने टिक पाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बनना था उसके विषय में पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ में मिला था। हमने अपनी बात रखी तार्किक रूप से। वर्तमान सरकार और आरएसएस के श्री आलोक कुमार जी, जो बहुत बड़े पद पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रभारी थे, वो भी चाह रहे थे कि मेरठ में बने। और हमारी बात थी कि वर्तमान सरकार से, जी हम सब खिलाड़ी हैं, इस विश्वविद्यालय को ऐसी जगह बना दो जो खिलाड़ियों का क्षेत्र कहलाता हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से 1 घंटे तक तर्क वितर्क हुआ, वो उनके अपने तर्क थे। फिर हमने अंत में अनुरोध किया कि सर हमारी मांग पर आप विचार कर लीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया, और देखिए जिन पर आरोप लगाया जाता है कि वो डिक्टेटरशिप है, मानते नहीं बात, उन्होंने हमारी बिंदु पर विचार किया। और आज सलावा में, मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पर आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। तो तार्किक रूप से भी ये दोनों के दोनों प्रतिद्वंदी माननीय योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं नहीं रुकते। अब बात आती है छुपे रुस्तम चेहरे की, और उसके पीछे बिल्कुल भी जातीय दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जो बिल्कुल हर चीज को जातीय चश्मे से देखते हैं, इसको जातीय माने। यहां भी मैं तटस्थ नागरिक के रूप में कर रहा हूं। एक ऐसा चेहरा विपक्ष के पास है, अगर विपक्ष चाहे तो उस चेहरे को आगे करके लड़ सकता है। वो चेहरा है जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष। आप हो सकता है हंसें मेरे विचार पर, लेकिन क्यों, मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत व्यवहार, दृढ़ता, तार्किक शक्ति पर कि किसे नेतृत्व देना चाहिए प्रदेश का। तो उन्होंने भी साबित किया। 2 घटनाएं उनके जीवन में हुई। एक बार उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद में उन्होंने 3 जगह मीटिंगें की, और तीनों जगह बहुत ही भावनात्मक, संतुलित उन्होंने भाषण दिया बिना पढ़े। ठीक इसी प्रकार अभी विगत वहां उनके पिता चौधरी अजीत सिंह जी, जो कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं,
उनका देहांत हुआ। अगर वह चाहते तो उनके समर्थक इतने नीडर हैं, कानून की परवाह न करते वहां पहुंच जाते, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते। लेकिन उन्होंने भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरह ही बेहद सादगी से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और अपने समर्थकों को कहा कि वो अपने अपने घरों पर ही श्रद्धांजलि सभा करें। पहली बात। दूसरी बात, उनके बाबा प्रधानमंत्री रहे हैं और शादी के दौरान भी जाति और धर्म का कोई बंधन उन्होंने नहीं माना। उनकी बेटी शायद किसी एससी में शादी हुई, चरण सिंह जी की, प्रधानमंत्री जी की बिटिया की, और आज तक इस पूरे परिवार की ईमानदारी पे कहीं कोई दाग नहीं है। न ही कहीं आप यह कह सकते हैं कि वह जातिवादी राजनीति करते हैं। अगर विपक्ष अखिलेश यादव जी को चेहरा बना करके चुनाव लड़ते हैं तो पहला आरोप तो यही आएगा कि जब भर्तियां होती थी तो उनमें एक जाति विशेष का कब्जा होता था ओबीसी में, और अखिलेश जी को इस बात को सुधारना होगा आने वाले समय में। हो सकता है गलती, क्योंकि गलतियां होती है तो आदमी को सीखना चाहिए, विकास करता है तो। यदि नहीं चाहिए तो जयंत चौधरी जी को आगे करके करे तो उन पे ऐसा कोई आरोप नहीं है। दूसरी बात, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आज राष्ट्रीय लोकदल अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। यदि ये दोनों एक हो जाते हैं तो मेरी भविष्यवाणी, अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं कोई भी विपक्ष नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल मिलकर एक तरफा सब पूरा साफ कर देंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को बहुत ऊपर पहुंच चुका है, हो सकता है वह भविष्य के प्रधानमंत्री भी हैं, ऐसी मेरी अपना कैलकुलेशन और अपने विचार हैं, उनका सामना करना है तो जयंत चौधरी जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करके अगर विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो किसान यूनियन या किसान संगठन है, जैसे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अराजनीतिक थे, अराजनीतिक रहे, इसी प्रकार से चौधरी राकेश टिकैत जी अराजनीतिक रहते हुए और चौधरी जयंत चौधरी जी को विपक्ष का चेहरा बना करके प्रस्तुत करे तो शायद कुछ संभावनाएं बनती है कि वर्तमान आने वाले 2022 के चुनाव में विपक्ष कुछ चुनौती माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रस्तुत कर पाएगा। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, योग्यता, महत्ता में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता मुझे मिले ना मिले मैं साधारण जीवन जीऊंगा। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता जब मिलती है तो लोगों के लिए मिलती है, लोक सेवा सबसे ऊपर है। यह उन्होंने करके दिखाया। क्राइम का रेट 0 लेवल पर आ चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सीखना होगा अखिलेश यादव जी को और बहन मायावती जी को कि किस प्रकार से क्राइम को नीचे लाया जाता है। ये सब बिंदु हैं जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व क्षमता को साबित करते हैं और उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री तक बनने के लिए भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से जो मैं विचार रखे उससे हो सकता है कोई सहमत हो, कोई असहमत हो, लेकिन मैं इसके लिए एक तर्क है मेरे पास में, कोई प्रिजुडाइज नहीं, कोई पूर्व की भ्रांति नहीं। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।